बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा नाम है एम्डन मेयरहोफ पाथवे। ये जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया उसका नाम है, ठीक है, उनके नाम पे है। ये अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ग्लाइकोलाइसिस का सेकंड नाम क्या है या इनको इसको ग्लाइकोलाइसिस को किन किन दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो एम्डन मेयरहोफ पाथवे इसका नाम है, तो इन दो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की क्या डिफिनीशन है। डिफिनीशन ये है कि द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू पेरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज को हमारे पास पेरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक हो गया। ग्लाइकोलाइसिस की साइलेंट फीचर्स क्या हैं कि एक ग्लाइकोलाइसिस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि ग्लूकोज पेरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से पेरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक हो गया। और हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि ग्लूकोज पेरुविक एसिड में और पेरुविक एसिड से CO2 और प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ पर 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ पर 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मेजर पाथवे ऑफ ATP सिंथेसिस इन टिश्यू लेकिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक हो गया। तो ये ATP सिंथेसिस का मेजर पाथवे है उन टिश्यूज में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिस तरह एरिथ्रोसाइट्स हैं, कॉर्निया और लेंस हैं। ठीक है, लेंस जो हमारे पास आइस के लेंस होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अब हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, तो उसमें क्या होता है कि उससे पेरुविक एसिड बनता है, पेरुविक एसिड। अब हमारे पास पेरुविक एसिड अगर दो पाथवेज में चला जाता है, अगर ऑक्सीजन हमारे पास नो ऑक्सीजन हो, नो ऑक्सीजन, ठीक, नो ऑक्सीजन हो तो ये फिर दो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो पाथवे है वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एनिमल्स में यीस्ट में, जिसमें हमारे पास यीस्ट में, ठीक, यीस्ट में ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, इथेनॉल में। और हमारे पास जो ह्यूमंस हैं वहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में एनिमल्स के अंदर। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रेब सेकल में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक। और हमारे पास फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो नो ऑक्सीजन था इसको हम कहते हैं कि एन एरोबिक, जिसमें हमारे पास 2 ATP जनरेट हुए और जिसमें ऑक्सीजन था उसको हम कहते हैं एरोबिक, और इसमें 36 ATP जनरेट हुए। और यहाँ पर एनारोबिक में 2 ATP जनरेट हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में पूछ जाता है कि एनारोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस है। तो एनारोबिक में ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन होती है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, और इसमें पेरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो एनिमल्स के अंदर है, और यीस्ट के अंदर इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया। और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और क्रेब सेकल में पेरुविक एसिड क्रेब सेकल के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रेब सेकल और ऑक्सीडेट को फास्फोरिलेशन, और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और H2O में। ठीक हो गया, इन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर कितने ATP प्रोड्यूस हुए, 36 ATP प्रोड्यूस हुए, और एनारोबिक में 2 ATP प्रोड्यूस हुए। अब हम जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। अच्छा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक हो गया। ठीक, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की एंजाइम जो हैं वो साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ सेल हैं, यानी साइटोसोम में मौजूद होती हैं।
ठीक हो गया, साइटोसोल में। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसकी ग्लाइकोलाइसिस होनी है, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है कि हमारे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका जो कार्बन नंबर 6 है, ठीक, कार्बन नंबर 6 वहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। जो कार्बन नंबर 6 है वहाँ पर फॉस्फेट अटैच हो गया तो हमारे पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो ये जो हमारे पास फॉस्फेट है ये एटीपी से आया, तो एक एटीपी यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है कैटालाइज किया है हेक्सोकिनेज या ग्लूकोकिनेज एंजाइम्स ने। किनेज में या तो किनेज का जो रिएक्शन होता है यहाँ पर एटीपी यूज़ हो रहा होता है या जनरेट हो रहा होता है। और ये जो नाम है हेक्सोकिनेज, हेक्सो का मतलब है कि 6, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 6 और किनेज तो वैसे किनेज हो गया, जहाँ पर एटीपी यूज़ हो रहा होता है या एटीपी जनरेट हो रहा होता है वहाँ पर किनेज यूज़ होता है। ठीक हो गया। इधर हम देखेंगे कि अभी तो यूज़ हुआ है, जनरेट भी होगा तो वहाँ पर भी किनेज होगा। तो हेक्सोकिनेज में यानी कि 6 और ग्लूको का मतलब यानी ग्लूकोज से। अब हेक्सोकिनेज जो है हमारे पास बॉडी की जितनी भी टिश्यूज़ हैं तमाम में मौजूद होता है और इसकी लो के एम वैल्यू है। के एम वैल्यू का क्या मतलब है कि हमारे पास ये लो कंसंट्रेशन पे भी वर्क करता है। ठीक हो गया। तो रिएक्शंस में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लाइकोलाइसिस करता है ग्लूकोज की यानी, और इनहिबिटेड बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकिनेज का इनहिबिटर है। और ग्लूकोकिनेज क्या है? ग्लूकोकिनेज लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक, और ये हाई के एम वैल्यू यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पे एक्ट करता है। ठीक हो गया। तो हाई के एम वैल्यू यानी ग्लूकोज किस वक्त हाई कंसंट्रेशन में होता है? जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कोई डाइट्स खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हाई अमाउंट में होता है। फिर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना ग्लूकोज से। ठीक हो गया। तो ये इसको हम सेंट्रल मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सेंट्रल मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? जब भी ग्लाइकोलाइसिस हुई है तो यहाँ पर भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास बना है। फिर जब हम ग्लाइकोजेनेसिस करते हैं तो यहाँ पर भी ये हमारे पास बनेगा। ठीक हो गया। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी ये हमारे पास होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी होता है। तो ये हमारे पास जो 4 नाम है इनको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास आता है कि सेंट्रल मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल कौन है, तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। और अगर एमसीक्यूज आए कि हमारे पास कौन सा पाथवे है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट नहीं होता, तो हमारे पास 4 ये हैं, इनमें होता है, बाकी जो होगा वो उसमें नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज है। ठीक है, आइसोमेरेज तो वही है कि ग्लूकोज का आइसोमर जो है फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं, तो ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ है। तो फास्फो हमारे पास फॉस्फेट है और हेक्सोज का मतलब है कार्बन नंबर 6। ठीक है, तो ये फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज वहाँ से नाम लिया गया है। अब हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर फिर एक 1,6 आ गया है, तो इस बिसफॉस्फेट आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो 6 कार्बन थे, ठीक हो गया, तो कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट आ गया है, तो 1 और 6 पे आ गया, तो इसलिए 1,6 और ये बिस फॉस्फेट यानी कि बिस के मतलब 2, तो 2 फॉस्फेट से बन गया है। और हमारे पास फास्फोफ्रक्टोकिनेज हमारे पास फास्फोफॉस्फेट से लिया गया है, फ्रक्टोज से, और किनेज हमारे पास एटीपी के लिए यूज़ हुआ है। और ये ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेटरी स्टेप है और इरिवर्सिबल स्टेप है और रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक हो गया। तो रेट लिमिटिंग ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है वो फास्फोफ्रक्टोकिनेज एंजाइम्स की मदद से होता है, कैटालाइज करता है, और ये हमारे पास जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और इरिवर्सिबल स्टेप, जितने भी किनेस के स्टेप हैं वो इरिवर्सिबल स्टेप हैं, एक ही स्टेप है जो इरिवर्सिबल स्टेप है उसको आगे आएगा उसका नाम। हमारे पास जितने भी रिएक्शन हुए, ग्लूकोज भी में भी 6 कार्बन होती हैं, ग्लूकोज यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है और यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है और ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अगर आ जाए क्वेश्चन कि ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है, तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं कि यानी कि डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट फास्फोट्राइओज आइसोमेरेज की मदद से यहाँ पर हो जाता है। तो फास्फो का क्या मतलब है? फॉस्फेट, और ट्राइओज का क्या मतलब है? तीनों, और आइसोमेरेज तो वही आइसोमेरेज है जो आइसोमर्स में कन्वर्ट करता है। तो ये नाम भी आपको यानी कि
इजीली आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और फ्रैक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट जो है इन दो आइसोमर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है अल्डोलेज एंजाइम्स की मदद से। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल हमने लिया, तो उसमें क्या होता है कि ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट जो है हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये 3 कार्बन हैं, तो ये एक कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट अटैच है और कार्बन नंबर हमारे पास 3 पे भी फॉस्फेट अटैच है, यानी 2 कार्बन 1 और 3 पे अटैच है। बिस फास्फोग्लाइसरेट इसका नाम है। और ये जो रिएक्शन है कि ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ग्लाइकोलाइसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक NADH जनरेट होता है। ठीक हो गया। और आयोडो एसीटेट और आर्सिनेट इसको इनहिबिट करते हैं। अब 3 फॉस्फेट जो है ये फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज है, जो 3 फास्फोग्लाइसरेट को 2 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करता है। 2 फास्फोग्लाइसरेट और 3 फास्फोग्लाइसरेट में क्या फ़र्क है कि हमारे पास ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। और 3 फास्फोग्लाइसरेट में कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट अटैच है। ठीक हो गया। और 2 फास्फोग्लाइसरेट में क्या है कि ये जो फॉस्फेट है कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है, वो कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है। तो ये म्यूटेज एंजाइम्स करता है जो फॉस्फेट को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर ले गया है। आइसोमेरेज जो है वो आइसोमर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। म्यूटेज क्या करता है कि फॉस्फेट को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर ले जाता है। तो फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज का ये काम है। अब 2 फास्फोग्लाइसरेट जो है हमारे पास फास्फोइनोल पेरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनुलेज। इनुलेज एंजाइम्स को फ्लोराइड इनहिबिट करता है। ठीक हो गया। तो फ्लोराइड इसका इनहिबिटर है इनुलेज का। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और ये इनहिबिटर्स भी आते हैं MCQs में। तो यहाँ पर ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का आयोडो एसीटेट है, और आर्सिनेट इनहिबिटर है, और इनुलेज का फ्लोराइड इनहिबिट करता है, और इसको मैग्नीशियम और मैंगनीज की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर हमारे पास फास्फोइनोल पेरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास पेरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो ये पेरुवेट किनेज की मदद से होता है। ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है, और यहाँ पर ATP जनरेट हुआ है। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर ATP जनरेट हुआ। तो और जितने भी किनेज के रिएक्शंस हैं वो मैंगनीज पे डिपेंडेंट हैं। ये यहाँ पर भी, ये भी हमारे पास किनेज का रिएक्शंस है, ये भी इसमें भी मैंगनीज है, और यहाँ पर भी मैंगनीज है। तो ये हमें याद होना चाहिए। मैग्नीशियम्स यानी कि जितने भी किनेज के रिएक्शंस हैं वो मैग्नीशियम्स के डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम्स हुआ है। जितने भी किनेज के रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल हैं, सिवाय फास्फोग्लाइसरेट किनेज के, ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जितने भी इरिवर्सिबल स्टेप हैं वो किनेज के हैं, फास्फोग्लाइसरेट किनेज के अलावा। तो फास्फोग्लाइसरेट रिवर्सिबल है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। बाकी जो हमारे पास NADH है, वो हमारे पास क्या हुआ कि NADH फास्फोग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स जो हमारे पास ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करता है। हमारे पास पहले जो पहले रिएक्शंस हैं वहाँ पर 2 ATP यूज़ हुए हैं। ठीक हो गया। प्रिपरेटरी फेज में फिर हमारे पास यहाँ पर जो था स्प्लिटिंग में स्प्लिट हुआ है, और फिर यह हमारे पास फास्फोराइलेशन यहाँ पर NADH एक प्रोड्यूस हुआ है और एक ATP प्रोड्यूस हुआ है, और दूसरा ये ATP प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमने ग्लाइसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल लिया है, तो ये एक मॉलिक्यूल से ये पैदा हुए हैं, यानी 2 ATP और एक NADH। तो अगर 2 मॉलिक्यूल होते, क्योंकि फ्रक्टोज तो 6 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पैदा करेगा 2। ठीक हो गया। तो 2 प्रोड्यूस करेगा, तो 2 NADH और यहाँ पर 2 ATP और यहाँ पर भी 2 ATP, तो 4 ATP प्रोड्यूस हुए, यानी कि 2 NADH और 4 ATP प्रोड्यूस हुए और 2 ATP यूज़ हुए, जो फर्स्ट स्टार्ट में यहाँ पर और यहाँ पर ATP यूज़ हुए। ठीक हो गया। तो टोटल यानी कि 2 ATP यूज़ हुए, 4 ATP प्रोड्यूस हुए और 2 NADH प्रोड्यूस हुए। 2 ATP जो ये 4 ATP जो प्रोड्यूस हुए, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशंस। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशंस और ये जो NADH हैं ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस हैं। तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे।